आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स एंड लॉ क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंट्रोडक्शंस ऑफ बुक कीपिंग से संबंधित मोस्ट एमसीक्यूज क्वेश्चन जो आपके लिए अत्यंत ही उपयोगी है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, यूजीसी नेट एंड जेआरएफ, पेपर कोड 08, यूनिट 2 अकाउंटिंग एंड ऑडिट से संबंधित मोस्ट एमसीक्यूज क्वेश्चन। आगे शुरू करने से पहले हम इस टॉपिक पे बात करना चाहेंगे। बुक कीपिंग दो शब्दों से मिलकर बना है, बुक प्लस कीपिंग। बुक कीपिंग से तात्पर्य पुस्तकों को सजा कर रखने से नहीं बल्कि पुस्तकों में होने वाले लेन देनों को लिखने से होता है। और हम आज इसमें जानेंगे कि बुक कीपिंग से संबंधित और कौन से क्वेश्चन होते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें और न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। इसी के साथ क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लेखांकन का अर्थ है। लेखांकन का अर्थ है लिखना, सारांश में व्यक्त करना, वर्गीकृत करना, उपयुक्त सभी। कहने का मतलब यह है कि लेखांकन से तात्पर्य व्यापार में होने वाले लेन देनों को लिखा जाता है जिसे हम कहते हैं जर्नल। तो लिखने का संबंध किससे हुआ? जर्नल से। वर्गीकृत करने का संबंध किससे हुआ? लेजर से। और सारांश का मीन्स हुआ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट से। तो इसका मतलब लेखांकन में सभी को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट, लेखांकन सिद्धांत आधारित होते हैं। आपको पता है कि लेखांकन सिद्धांत कौन से सिद्धांत होते हैं? जैसे दोहरा लेखा प्रणाली हो गई, इकरा लेखा प्रणाली है, भारतीय महाजनी बही खाता है, रोकड़ लेखा प्रणाली है। तो ये सब अपनी वस्तुपरकता पर आधारित है, ना कि इनका किसी समाज या किसी व्यक्ति से संबंध होता है। तो लेखांकन सिद्धांत हमेशा या सदैव वस्तुपरकता पर आधारित होता है। जैसा कि आपके सामने हम पहले जो एमसीक्यूज क्वेश्चन लेकर आए थे उसमें आंसर नहीं लिखा गया था, और अब जो एमसीक्यूज है उसके सामने आपके पास आंसर प्रोवाइड कराए गए हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। नेक्स्ट, लेखांकन प्रणाली व्यवसाय से संबंधित सूचनाओं को मौखिक रूप से एकत्रित करने, सारांश बनाने, विश्लेषण करने का साधन है। ये किसने कहा था? तो लेखांकन प्रणाली से संबंधित सूचनाओं को मौखिक रूप से एकत्रित करने, सारांश बनाने और विश्लेषण करना। तो आप समझे पहले से, एकत्रित मतलब कलेक्शन करना है, समराइज करना है और एनालिसिस करना है। ऐसा किसने कहा था? एंथोनी ने कहा था। टेंजिबल और इनटेंजिबल, मूर्त मीन्स टेंजिबल असेट्स जो होती है वो कौन सी? यहाँ नहीं है। तो फन मशीन को आप देख सकते हैं, भवन को आप देख सकते हैं, फर्नीचर को आप देख सकते हैं, लेकिन ख्याति जो है वो हमारे लिए कौन सी संपत्ति है? अमूर्त संपत्ति। तो अमूर्त संपत्ति को क्या कहते हैं? इंटेंजिबल असेट्स। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सी संपत्ति अदृश्य नहीं है? अदृश्य का मीन्स क्या बताया मैंने अभी आपको? इंटेंजिबल असेट्स। इंटेंजिबल असेट्स के अंतर्गत गुडविल एंड व्यापार चिन्ह, जिसे अपन कहते हैं कॉपीराइट। तो देन ये दोनों संपत्ति हमारे लिए इंटेंजिबल असेट्स है, जबकि हमारे लिए विनियोग क्या है? असेट्स है। और कौन सी? फिक्स्ड असेट्स है। इसे तरल संपत्ति नहीं कहते हैं, आप इसे ध्यान रखें, तरल संपत्ति को क्रॉस कर दें क्योंकि ये तरल संपत्ति नहीं है, ये हमारी फिक्स्ड असेट्स होती है। देन विनियोग भी दो प्रकार के होते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। इस चीज़ को आप जरूर ध्यान रखें। यदि वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है तो हम उसे तरल संपत्ति, इट मीन्स के लिक्विड एसेट्स मान सकते हैं, और यदि वो हमारे पास में शॉर्ट टर्म नहीं है तो हमारे लिए वो क्या माने जाएंगे? लॉन्ग टर्म फिक्स्ड एसेट्स या विनियोग। ठीक है। नेक्स्ट, लेखांकन के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो लेखांकन की डेफिनेशन खुद कहती है कि लेखांकन से तात्पर्य समंकों को एकत्रित कर
उनका सारांश और विश्लेषण करना होता है। तो हमारे लिए करेक्ट आंसर होता है उसके लिए डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, रूढ़िवादिता का सिद्धांत लेखा करता है। तो रूढ़िवादिता का सिद्धांत भविष्य में होने वाली हानियों का लेखा करता है, लाभों का नहीं। रूढ़िवादिता यह कहता है कि यदि हम स्टॉक का मूल्यांकन कर रहे हैं तो लागत मूल्य और बाजार मूल्य जो भी दोनों में से कम होगा वो रूढ़िवादिता के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो रूढ़िवादिता का सिद्धांत लेखा करता है तो भविष्य की सभी हानियों का, परंतु लाभों का नहीं। नेक्स्ट, लेखांकन की शाखाओं के विकास का क्रम है। अब हमें बात करूं लेखांकन की शाखा, इट मीन्स की ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग में किस किस को लिया गया। तो सबसे पहले आपके लिए मैं नहीं कहता हूँ क्वेश्चन को रटे, आप ये देखें कि 11th क्लास में जब आप आए थे तो कौन सी बुक पढ़ाई गई थी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सेकंड, यदि आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ाई गई थी तो उसके बाद आपने क्या पढ़ा था, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बाद में जस्ट आप जब फर्स्ट ईयर में गए तो कॉस्ट अकाउंटिंग, सेकंड ईयर में गए तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और देन एमकॉम में गए तो सोशल अकाउंटिंग। तो इसके अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो हमारे लिए बी ऑप्शन ही करेक्ट है। और हम इसका आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर क्या है। करेक्ट आंसर है अपना ए। कारण देखेंगे, इससे पहले हमारे को क्या दिया है, परिचारक लेखांकन, जो कि हमारे लिए एक तरह से अभी तक आपने इसको नहीं देखा होगा, ऑपरेटिंग अकाउंटिंग में किसको शामिल किया जाता है। तो देन हमारा करेक्ट आंसर, इस जगह इसको ना ले में क्योंकि ये मिस्टेक है बुक की, हमारा करेक्ट आंसर है बी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। नेक्स्ट, मिलान की अवधारणा से आशय होता है। तो मिलान की अवधारणा से क्या आशय होता है, एक अवधि के खर्चों का दूसरी अवधि के खर्चों से मिलना, नहीं दूसरी अवधि में जाना ही नहीं है, एक अवधि के खर्चों का दूसरी अवधि के आगम से मिलान नहीं, अवधि के लिए लाभ विक्रय आगम के साथ मिलान नहीं, अवधि के लिए लाभ विनियोग आगम के साथ मिलान, अवधि के लिए मतलब एक लेखा अवधि के लिए विनियोग आगम के साथ मिलान, विनियोग लाभ विनियोग का मतलब हमने जो लाभ कमाया है और जो इनकम हुई है उसका कुल मिलाकर यदि हम सीधे शब्दों में कहें तो मिलान की अवधारणा से तात्पर्य एक लेखा वर्ष में हुए आय और व्ययों के मिलान से होता है। जैसे साधारण भाषा नहीं लिखी है इन्होंने, लेकिन लिखा जरूर है कि अवधि के लिए लाभ विनियोग आगम के साथ मिलान, इट मीन्स की जो हमारी आगम है हम उसी के साथ मिलान करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, लेखांकन है। लेखांकन एक कला है, विज्ञान है, वाणिज्य है। यदि विशेषता भी पूछी जाए तब भी आप बता देना कि लेखांकन कला, विज्ञान और वाणिज्य है। लेखांकन में व्यवहारों को दर्ज किया जाता है। तो लेखांकन में मौद्रिक लेन देनों को दर्ज किया जाता है। मौद्रिक से तात्पर्य जिन्हें मुद्रा में मापा जा सके। लेखांकन का उद्देश्य होता है लेन देनों का व्यवस्थित अभिलेखन करना, परिणामों का निर्धारण करना, वित्तीय स्थिति ज्ञान कराना, उपयुक्त सभी। लेखांकन चक्र में सम्मिलित होता है रोजनामचा, खाता बही, तलपट, उपयुक्त सभी। लेखांकन का भाग नहीं है, लेखांकन का भाग नहीं है। आप ही बताएं मुझे, अकाउंटिंग के अंतर्गत जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, जर्नल होती है, उसके बाद क्या आती है, लेजर, और उसके बाद क्या आती है, तलपट, और तलपट के बाद में ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट आता है, और उसके बाद में चिट्ठा। तो आप बताएं, मैंने जो प्रोसेस बताया है अकाउंटिंग प्रोसेस, क्या उसमें व्यवसाय को शामिल किया, नहीं। तो देन हमारा करेक्ट आंसर क्या है, व्यवसाय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, लेखांकन का कार्य नहीं है व्यवसाय की संपत्तियों की सुरक्षा करना, कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करना, व्यवसाय के लेन देनों को नियमानुसार लिखना, कानूनी विवादों का निपटारा करना। तो आपके ऑप्शन से ही पता चल रहा है कि व्यवसाय की संपत्तियों की सुरक्षा करना, बिल्कुल तभी हम लेखांकन कर रहे हैं ताकि हमारे को पता रहे कि कितनी संपत्ति व्यापार में है। कानूनी आवश्यकता, इट मीन्स कि यदि कल व्यापार में लेखांकन से संबंधित, ऑडिट से संबंधित यदि कोई जांच होती है तो हमारे को बंटवारा हो सके। व्यवसाय के लेन देनों का नियमन, लेकिन कानूनी विवादों का निपटारा करना तो कोर्ट का काम है, ना कि हमारे लेखांकन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखांकन के प्रकार है। जैसा कि अभी मैंने ऊपर आपको बताया था, जहाँ पे हमारा आंसर ए दिया गया था लेकिन वो गलत है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है उस जगह। लेकिन हमें पता है कि हमारा जो पहले प्रकार होता है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है, सेकंड हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग होता है, और थर्ड हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है। नेक्स्ट, लेखांकन का आंतरिक उपयोग करता है।
आंतरिक मतलब इंटरनली कौन होता है? ऋणदाता, इट मीन्स नहीं होगा। संचालक भी नहीं होता है। संचालक इट मीन्स जो उसको ऑपरेट कर रहा है, ये बिल्कुल होगा। लेकिन कर्मचारी, कर्मचारी तो हमारे एक्सटर्नली होते हैं, और समाज, ये सब एक्सटर्नली। हमारे इंटरनली पूछा गया है, तो जो संस्था का संचालन करता है उसे डायरेक्टर कहते हैं, और डायरेक्टर ही हमारा क्या होता है? आंतरिक उपयोगकर्ता। नेक्स्ट करेक्ट आंसर। लेखांकन के आंतरिक उपयोगकर्ता, लेखांकन के आंतरिक उपयोगकर्ता में सम्मिलित होते हैं संचालक, प्रबंधक, स्वामी, उपरोक्त सभी। लेखांकन प्रणाली आधारित है द्विपक्षीय या दोहरा लेखा प्रणाली पर। करेक्ट आंसर होगा। लेखांकन की वैज्ञानिक प्रणाली किसे कहते हैं? तो लेखांकन की वैज्ञानिक प्रणाली दोहरा लेखा प्रणाली को कहते हैं। जैसा आप देख रहे होंगे कि हमारा जो आंसर है बुक का, उस बुक में तो अपने पास में नोटिफिकेशन में ये प्रिंटिंग है भी, ये लिखा गया है। कंप्यूटराइज मिस्टेक मान सकते हैं अपन, टेक्निकल इशू है। देन हमारा करेक्ट आंसर क्या है? दोहरा लेखा प्रणाली। क्योंकि दोहरा लेखा प्रणाली का जन्म 1494 में लुकास पेशियोली ने इटली के वेनिस नगर में किया था। तभी से इस लेखा प्रणाली को प्रसिद्धि प्राप्त हुई और ये निरंतर उपयोग में आने लगी। लेकिन दोहरा लेखा प्रणाली के संबंध में इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद, क्योंकि इटली भाषा में लिखी गई थी, और देन इसे अंग्रेजी भाषा में हुज ओल्ड कैसिल ने 1543 में लिखा। और इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद करने के बाद द बुक्स ऑफ इंग्लिश सिस्टम के नाम से, या बुक्स इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक अकाउंटिंग के नाम से इसे एडवर्ड जॉन ने प्रकाशित करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, लेखांकन के मूल आधार होते हैं। लेखांकन के आधार रोकड़ आधार, उपार्जन आधार, मिश्रित आधार, उपरोक्त सभी। अब मैं इसे ऐसे थोड़ा सा डिस्क्राइब करें। रोकड़ आधार इसमें रोकड़ के आधार पर होने वाले लेन देनों को दिखाया जाता है। क्या व्यापार में होने वाले सारे लेन देन रोकड़ होते हैं? नहीं, कुछ उधार भी होते हैं जिसे हम उपार्जन का नाम दे देते हैं। और जब कोई व्यापारी या व्यापारी को, जब कोई ग्राहक कुछ लेन देन तो नगद में और कुछ उधार में करता है, तो उसे हम मिश्रित आधार कहते हैं। तो इसे ही लेन देन का मूल आधार में तीनों को शामिल किया गया है। लेखांकन सूचनाओं की गुणात्मक विशेषता होती है विश्वसनीयता, प्रासंगिकता, तुलनात्मकता, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, व्यवसाय के व्ययों को किन भागों में बांटा जाता है? तो आपको बता दूं, जो व्यय होते हैं वास्तविक खाते होते हैं, ना कि हमारे लिए व्यवसाय। सापेक्ष और निरपेक्ष, ये हमारे सांख्यिकी के अंदर सापेक्ष और निरपेक्ष दर के रूप में काम आता है। हमसे यहाँ पूछा गया है व्ययों के रूप में, और व्यय हमेशा आयगत और पूंजीगत प्रकृति के होते हैं। नेक्स्ट, माल के विक्रय से प्राप्त की गई राशि कौन सी प्राप्ति कहलाती है? माल के विक्रय से तात्पर्य, इट मीन व्यापार का मुख्य उद्देश्य ही माल का विक्रय करना होता है, और विक्रय से होने वाली निरंतर इनकम हमारे लिए रेवेन्यू रिसिप्ट, इट मीन आयगत प्राप्ति कहलाती है। सरकारी अनुदान में दी गई राशि कौन सी प्राप्ति कहलाएगी? इट मीन्स गवर्नमेंट ने मुझे सब्सिडी प्रोवाइड कराई है, और सब्सिडी क्या निरंतर बिजनेस को प्रोवाइड कराई थी? नहीं, वो एक निश्चित समय अवधि के लिए होती है, और जो प्राप्ति निश्चित समय अवधि के लिए होती है उसे हम पूंजीगत प्राप्ति कहते हैं, ना कि आयगत प्राप्ति। और जो रेगुलर प्राप्त होगी वो हमारे लिए कहलाएगी पूंजीगत प्राप्ति। एक मोस्ट छोटा सा थ्योरिकल क्वेश्चन माने आप इसे, थोड़ा सा मिस्टेक आ रही है, कट गया है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी समझा देंगे। परचेज एंड सेल्स बुक, जब हम किसी से उधार माल खरीदते हैं या उधार माल बेचते हैं तो उसका किस प्रलेख के आधार पर लेखा किया जाता है? तो हमेशा ध्यान रखें, उसे कहते हैं इनवॉइस नंबर। इट मीन्स कि इनवॉइस के आधार पर, तो जो इनवॉइस इशू होता है उसे इनवॉइस नंबर का नाम दिया जाता है। यहाँ हमारे से बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, परचेज बुक और सेल्स बुक के अंदर जो कॉलम होते हैं उसमें तीसरे नंबर का जो कॉलम होता है वो कौन सा होता है? डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, इनवॉइस नंबर या उपयुक्त सभी? तो इनवॉइस नंबर। परचेज बुक एंड सेल्स बुक में होने वाले ट्रांजेक्शन उधार होते हैं, इसलिए उसे हमेशा इनवॉइस नंबर में लिखा जाता है। परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न के अंतर्गत डेबिट नोट और क्रेडिट नोट में लिखते हैं। डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट क्या होता है? मैंने आपको शुरू में बताया था कि परचेज रिटर्न से संबंधित हमेशा डेबिट नोट लिखा जाएगा, और डेबिट नोट लिखने वाला कौन होता है? क्रेता। सेल्स रिटर्न से संबंधित हमेशा क्रेडिट नोट लिखा जाएगा, और वो कौन लिखेगा?
विक्रेता। बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को इस जगह, इस क्वेश्चन जब क्वेश्चन आता है कि डेबिट नोट लिखा जाता है तो बताना डेबिट नोट परचेज से संबंधित होता है, और लोड कराता है तो उसे परचेज रिटर्न कहते हैं, और खरीदा गया खरीदने वाला क्रेता कहलाता है, इसलिए क्रेता। इसी तरह विक्रेता सेल्स रिटर्न से संबंधित क्रेडिट नोट होता है, और सेल्स बेचने वाला विक्रेता कहलाता है, इसलिए यहाँ पर क्रेडिट नोट भी कौन लिखेगा? विक्रेता। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।